मैं आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है। तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन और मैं हूं वंदना चंदेल। एक बड़े घर के बड़े एक्टर को हिंदुस्तान के सबसे बड़े आतंकी अटैक में आर्म्स एक्ट के तहत देश की सबसे बड़ी अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई। 24 घंटे भी नहीं गुजरते और सजा पर सियासत शुरू हो जाती है। न्यूज लाइन में आज हम चर्चा करेंगे कि क्या वाकई में संजय दत्त माफी के हकदार हैं। लेकिन न्यूज लाइन की शुरुआत करते हैं बैकफुट पर इटली से। दो भारतीय मछुआरों की हत्या के मामले में आरोपी इटालियन नौसैनिक भारत लौट आए हैं। इससे पहले भारत की सरकार ने इटली की सरकार को आश्वासन दिया था कि दोनों को फांसी की सजा नहीं दी जाएगी। सरकार ने यह भी साफ कर दिया कि दोनों ही नौसैनिक को अब गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन सरकार के सख्त रवैये पर ही इटली के नौसैनिक वापस लौटे हैं। भारत के कूटनीतिक दबाव के आगे आखिरकार इटली को झुकना ही पड़ा। इटली सरकार दोनों नौसैनिकों को भारत भेजने को तैयार हो गया। लगातार विपक्षियों के हमले की मार झेल रही यूपीए सरकार को बड़ी राहत मिली। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और सरकार के कई मंत्री इसे सरकार की कूटनीतिक जीत बता रहे हैं। इस मौके पर विदेश मंत्री ने विपक्षियों पर हमला बोलते हुए कहा कि भारत पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि कोई भी देश भारत को हल्के में न ले। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इटली के इस फैसले से भारत का मान बढ़ा है। जो भी उचित कार्रवाई इसमें संभव थी और उचित थी और इसकी आवश्यकता थी, वो कार्रवाई हम लोग करते रहे और वो सफल हुई है, इसका हमको हर्ष है। और इस की सफलता के कारण जो हमारे संबंध हैं एक मित्र देश से, वो संबंध जो है वो यथाकथित वो सुरक्षित रहे। इसमें कोई बीजेपी का कोई लेना देना नहीं, हर चीज में श्रेय लेने की उनकी तो आदत है। एक्चुअली इसमें भारत सरकार ने जो पूरा सख्त रुख लिया, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने जो सख्त रुख लिया और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने जो उस दिन पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में बहुत सख्त शब्दों में कहा कि इस मामले में बहुत कड़ा रुख लेना चाहिए और भारतीय कानून का इटली को सम्मान करना चाहिए। भारत के सामने इटली के घुटने टेकने के बाद सरकार भले ही अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन विपक्ष का कहना है कि सरकार ने विपक्षी दलों के दबाव के चलते ही इटली पर कूटनीतिक दबाव बनाया, जिसके बाद इटली को ये फैसला लेना पड़ा। इससे तो मैं कहूंगा कि देश की राजनीतिक दलों ने जो दबाव बनाया, उसके आगे भारत सरकार जिस तरीके से अड़ी दबी या उसने एक साहसिक कदम उठाया, इसे हम लोग अपनी जीत मानते हैं। और भविष्य में विदेश के कोई लोग हिंदुस्तान के किसी नागरिक के खिलाफ आंख नहीं उठा पाएंगे। एक सबक उससे उनको मिला। कई मोर्चों पर घिरी सरकार के लिए इटली के दोनों नौसैनिकों की वापसी से थोड़ी राहत जरूर मिली है। वहीं विदेश मंत्री ने संसद में ये कहा कि उन्होंने इटली को यह आश्वासन दिया है कि इन दोनों नौसैनिकों को सजाए मौत नहीं दी जाएगी, जिसके बाद विपक्ष ने एक बार फिर सरकार को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। तो बैकफुट पर इंडिया है या बैकफुट पर इटली है, इसी को लेकर चर्चा करेंगे, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा कि आखिरकार नौसैनिक वापस आ गए ये हमारी उपलब्धि है या जिन शर्तों के साथ वो वापस आए हैं वो हमारी नाकामयाबी है। समझना वाकई में मुश्किल है, लेकिन इसी समझ को आसान करने के लिए इस वक्त हमारे साथ एक पैनल है। पैनल में मौजूद हैं केसी त्यागी जी, जेडीयू सांसद हैं, इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत त्यागी जी आपका न्यूज लाइन में। फजल इमाम मलिक साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ हैं। अग्निमा दुबे हमारी पॉलिटिकल एडिटर भी इस कार्यक्रम के दौरान हमारे साथ हैं।
सबसे पहले केसी त्यागी जी आपसे ही मैं पूछना चाहूंगी, ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है, पहले नौसैनिक आ नहीं रहे थे, आखिरकार काफी सख्ती हुई, उसके बाद डिप्लोमेटिकली बातचीत हुई, फिर यह तय हुआ कि चलिए नौसैनिक तो आ जाएंगे, लेकिन जिन टर्म और कंडीशन पर वो आए हैं उन्हें फांसी नहीं होगी, गिरफ्तारी नहीं होगी, वो दूतावास में रह सकते हैं, आराम से रहेंगे, वंस इन अ वीक यानी हफ्ते में एक बार अपनी अटेंडेंस नियरेस्ट लोकल पुलिस स्टेशन में लगा देंगे। क्या ये वाकई में भारत की जीत है? देखिए, भारत की तो कूटनीतिक हार भी, और जो समर्पण है भारत की नीति का, उस दिन हो गया जिस दिन वो वोट डालने के लिए वहां चले गए। जबकि वोट डालने का जो प्रोविजन है वो डाक से हो सकता है। कौन सी अथॉरिटी थी, कौन लोग थे, किनके कहने पर वोट डालने गए, फिर वहां से उन्होंने लौटने से मना कर दिया। एक दूसरा, जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने इतनी सख्त कार्रवाई के आदेश दे दिए कि पूरी सरकार सख्ते में आ गई। तो आनन फानन में और विपक्ष के और जनमत के दबाव में आकर के उनको लाने का फैसला करना पड़ा। उसके बाद अब जो वियना संधि के तहत क्या क्या हो सकता है, वो सारे सवाल भी उठे। जी जी। अब वो आए हैं यहाँ पर तो यहाँ के कानून के साथ उन पर मुकदमा चलेगा। ये कोई नहीं, अबू सलीम भी आए थे जी। जब वो आए थे उनके बारे में भी ये था कि जो वहां के कानून है यहाँ काम करेंगे। भारत की जो न्यायालय हैं वो स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट है, ऑटोनॉमस हैं, जो फैसला करेंगे। भारत की न्यायालय किसी के दबाव में आकर के फैसला करने वाले लेकिन नहीं। त्यागी जी उनके लौटने से पहले ये कॉन्ट्रैक्ट तो हो ही चुका है कि हम फांसी नहीं देने वाले हैं, गिरफ्तारी नहीं करने वाले हैं, तो अब क्या मतलब है? देखिए, अभी ऐसा है, मुकदमे की नाजुकता के बारे में कौन कह सकता है कि फांसी का केस बनता है कि उम्र कैद का केस बनता है। अगर कोई अंडरटेकिंग दे के आया है तो ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ी को अंडरटेकिंग दे देगा। जी जी। मुकदमा तो यहाँ के कायदे कानून से चलेगा। यहाँ पर मर्डर केस में कई तरह की व्याख्याएं हैं, उम्र कैद भी है और फांसी भी है। आप कैसे एंटीसिपेट कर सकते हो? आप जजों को कैसे डिक्टेट कर सकते हो कि उम्र कैद होनी चाहिए कि फांसी होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल बहुत सही आपने ये मुद्दा उठाया कि जब भारत में मामला चलेगा तो भारतीय कानून के मुताबिक चलेगा, लेकिन फिर ये अंडरटेकिंग देने का क्या मतलब था? फजल जी, क्या आपकी राय है इस पर? क्या लगता है आपको, ऐसा होना चाहिए था या ये आगे होगा, कंटिन्यू हो पाएगा? या केसी त्यागी जी जैसा कह रहे हैं कि मुकदमा अभी चलेगा और समय के साथ पता चलेगा कि जो अंडरटेकिंग दी है वो इसमें कहीं पर इंप्लीमेंट होने के काबिल भी है या फिर नहीं? मुझे लगता है कि ये बहुत अभी कुछ बहुत जल्दबाजी होगी और सरकार ने किस तरह से अंडरटेकिंग दी, बहुत हास्यास्पद सी बात लगती है। सलमान खुर्शीद तर्क दे रहे हैं कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट मामला नहीं है, लेकिन 2 लोगों की हत्या का मामला है और इस तरह के फैसले अदालत को करना है। अदालत फैसला करेगी कि उनकी हत्या के लिए क्या किस तरह की सज़ा दी जाए। जब सरकार इस तरह के कानून से इतर हट के अगर कुछ फैसला कर लेगी तो फिर न्यायालय की क्या ज़रूरत रह जाती है। केसी त्यागी जी ने जो सवाल उठाया वो सही सवाल उठाया। हालांकि उन्होंने जो शुरुआत में बातचीत की, क्यों चले गए, किसने जाने की इजाज़त दी, तो अदालत की इजाज़त से ही वो गए थे। सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें वहाँ वोट जाने की इजाज़त दी थी और अंडरटेकिंग ली थी वहाँ के राजदूत से। और शायद सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया है इस पूरे मामले में, जिस तरह से वो सख्त हुई है, उसकी वजह से यहाँ की सरकार के सामने भी संकट खड़ा हुआ था और इटली के सामने, क्योंकि वहाँ के राजदूत को 2 अप्रैल तक उन्होंने जाने की, देश छोड़ने की इजाजत रोक लगा दी थी। तो ये सारे मामले थे और जाहिर है कि अभी अदालत में केस चल रहा है। केस की नौयत क्या है, किस तरह का केस है, क्या सजा उन्हें दी जाएगी, सबूत क्या है, क्योंकि 2 लोगों की हत्या का मामला है। तो अभी इतनी जल्दी लेकिन अब आपकी बात सुन के और केसी त्यागी जी की बात सुन के मैं थोड़ी कंफ्यूज और मुझे लगता है व्यूवर्स भी होंगे। ये जुडिशियल सिस्टम वर्सेस गवर्नमेंट है ये पूरा मामला, या इटली वर्सेस इंडिया है? आप बिना जजेस से पूछे, बिना आप यहाँ के संविधान और कानून को देखे हुए आप एक अंडरटेकिंग दे देते हैं? या तो आप पावरफुल हो गए हैं यहाँ की जुडिशरी से, ऐसा मसला है, या फिर आपको लगता है कि नहीं इटली हमसे ज्यादा पावरफुल है इसलिए टर्म्स और कंडीशन हमने मान ली? नहीं, ऐसा नहीं है कि टर्म्स एंड कंडीशन इटली और सरकार का मामला, न्यायालय का मामला ज्यादा है, क्योंकि मामला अदालत में चल रहा है। अदालत को सजा सुनानी है। कानून तो सरकार जरूर बनाती है, लेकिन सरकार कानून को इम्प्लीमेंट करने का काम न्यायालय का होता है। तो न्यायालय को भी फैसला करना बाकी है। सरकार अंडरटेकिंग अगर दे देती है तो बहुत हास्यास्पद सी स्थिति है। किस तरह से कौन बैकफुट पे आ गया है? हम बैकफुट पे आ गए हैं या वाकई में इटली बैकफुट पे आया है? नहीं,
ना इसमें पूरा लगता है कि जो सरकार है यूपी सरकार की आ गई है। आपने देखा कि सोनिया गांधी के साथ जो लिंक था कोतरोची का, कोतरोची भाग गए। हाँ। इटली का अपना। हाँ। अब ये दूसरा मामला ऐसा आ गया, इटली से पेच फंस गया। अब ये अगर दो चले गए और वापस नहीं आते तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर फजीयत सोनिया गांधी की होती कि आप वहां की हैं और इतना भी प्रेशर नहीं बना पाई है। तो आपने देखा उनका बयान भी आया था कि ये सही नहीं है और कोई हमें हल्के में नहीं ले। तो ऐसे में अब और इटली के अगर मीडिया की खबरों को हम देखें तो वहां यही छपा है कि सोनिया गांधी के दबाव में इस तरीके का वहां पे चीजें हुई हैं और कोशिश करी गई, तब जाके ये मसला यहाँ पे आके जो भी कहें कि जो शर्तें इधर हुई उधर हुई और करके ये मामले को सुलटाने की किसी तरीके से कोशिश की गई। बिल्कुल, सलमान खुर्शीद जी इस मसले पर बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये तो भारत की उपलब्धि है, कूटनीतिक उपलब्धि है हमारी कि हम ऐसा करने में कामयाब रहे। केसी त्यागी जी, आपसे मेरा ये सवाल है, आपको लगता है कि वर्तमान सरकार की उपलब्धि है ये या उसकी कमजोरी थी? देखिए, हम ला तो रहे हैं, लाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि देश के सामने ये मसला है, इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने ये मसला है, हम अपने आप को कमजोर नहीं दिखा सकते। लेकिन चलिए, अब ला रहे हैं तो आपकी भी बात मान लेते हैं। मेरी पहले सवाल को जी ठीक से नहीं सुना गया। मेरा कहना था कि वो वहां पे वोट डालने के लिए गए थे। जी, वोट डालने के लिए वहां जाना जरूरी नहीं है। जरूरी नंबर नहीं एक, था, नंबर हाँ, दो, बिल्कुल। वोट डालनी थी तो वोट डालने का प्रोविजन जो है वो डाक से भी है वहां पर। नहीं तो आपको ऐसा... नंबर 3, वहां के प्रधानमंत्री और उसके लेवल के समकक्ष अधिकारियों ने और नेताओं ने उनको एयरपोर्ट पे रिसीव किया, जिसके फोटो छपे हैं। यानी कि उनका ऐसा हीरोइक वेलकम हुआ है जैसे हिंदुस्तान के लोगों को मार करके उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। अब जो यहाँ पे दबाव पड़ा पूरे देश भर में, संसद में हंगामा हुआ जी, समाचार पत्रों ने, आपके मीडिया चैनल ने इन चीजों को उठाया। और दूसरा, यहाँ की बात नहीं है, हम लोगों ने तो विदेश नीति पर ब्यौरेवार बहस की मांग की है। बांग्लादेश राष्ट्रपति जाते हैं हमारे देश के बांग्लादेश, वहां की नेता प्रतिपक्ष मिलने से मना कर देती है। हमारी एम्बेसी में नसीर साहब जो वहां के मालदीव के भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं, वो शरण लेना चाहते हैं तो उनको पकड़ के पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। आपका श्रीलंका के साथ विवाद चल ही रहा है, पाकिस्तान के साथ आपका विवाद चल ही रहा है। एक भूटान बचा है जिसको जो आपके साथ नहीं टकराव करता है। नेपाल के साथ आपके रिश्ते ठीक नहीं है। तो ये तो पड़ोसी मुल्कों के साथ आपका ये आचरण है। और तीसरा, ये भी लगता है, कभी जवाहरलाल का जमाना था, इवन इंदिरा गांधी का जमाना था, हम कभी कांग्रेस में नहीं रहे जी, लेकिन वो गुटनिरपेक्ष देशों के बड़े नेता रहे थे। इंदिरा गांधी नेम की चेयरमैन रही, वो अमेरिका को धमकाती थी राष्ट्रीय हितों के मामले को लेकर के। और इनसे तो कोई चूहा भी डरने को तैयार नहीं है। बांग्लादेश राइफल्स के जवान इंडियन आर्मी पर अटैक करते हैं, हमारे लिए डूब मरने की बात है। तो इस तरह के हालत भारतीय महाद्वीप में अच्छा, लेकिन केसी त्यागी जी, फजल इमाम मलिक ये कह रहे हैं कि मसला जो है वो सरकार से ज्यादा जुडिशरी का है, क्योंकि मैटर जो है अभी कोर्ट के अंदर है। आप ये कहते हैं कि वोट के लिए उन्हें वहां जाने की जरूरत ही नहीं थी, और आपकी बात बिल्कुल जायज है, डाक के जरिए भी ये काम किया जा सकता था। लेकिन वंदना, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी थी जाने की। यहाँ भी यही मैं जानना चाहती हूँ, कि इसके पीछे फिर क्या कारण नजर आ रहा है। ये बात तो कोर्ट को भी पता होगी ना कि वोट डालने के लिए डायरेक्ट आपको वहां मौजूद होने की जरूरत नहीं है, आप डाक के माध्यम से भी काम कर सकते हैं। राजदूत वहां उसकी अंडरटेकिंग ले रहा है, उसकी सबको ये जमानत तो चूंकि होती है, और जब एक बड़ा मामला होता है जो देश दोषों का मामला, तो शायद सुप्रीम कोर्ट को लगा होगा कि इन्हें जाने की इजाजत दी जाए, क्योंकि इससे पहले भी वो एक बार जा चुके थे और इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बार इजाजत दी थी। ऐसा तो नहीं है हमारी जुडिशरी भी किसी चीज के अंडर प्रेशर काम करती है? अंडर प्रेशर की बात, चूंकि एक बार जा चुकी थी और चूंकि वो सारी सर्कमस्टांसेस जितनी है उसको देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद ही इजाजत दी। वोट डालने गए थे ना? नहीं, वोट तो डालने गए थे, इससे पहले भी त्यागी जी एक बार जा चुके हैं वहां वो, और वो लौटे थे, और उसके बाद वो लौटे थे वहां। तो चूंकि इजाजत वोट डाक से नहीं डाले जा सकते थे, इजाजत सुप्रीम कोर्ट ने दी थी त्यागी जी, तो ये सवाल तो सुप्रीम कोर्ट से करना चाहिए, क्यों इजाजत दी। यही त्यागी जी मैं जानने की कोशिश कर रही हूं, क्योंकि आप सीधे से सरकार को ब्लेम कर रहे हैं इस चीज के लिए। आपकी बात काफी हद तक जायज है, उसमें कहीं कोई दूसरे विचार की जरूरत नहीं है, कहीं कोई पसुपेश नहीं है हमें। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूं कि क्या जुडिशरी के ऐसे फैसले भी अंडर प्रेशर होते हैं अपने इंटरनेशनल रिलेशंस को बचाने के लिए? सरकार की गरिमा उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते जी, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। लेकिन ये इटली की सरकार या भारत की सरकार ये कैसे तय करेगी उसको फांसी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? अगर सीआरपीसी के तहत किसी को कत्ल करने पे, 2-2, 3-3 कत्ल करने पे अगर किसी को फांसी मिलती है, तो क्या दोनों मुल्कों की जो सरकारें हैं क्या जुडिशरी के फैसलों को रिवाइव करेंगे? क्या बदलेंगे क्या उसको?
बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। अर्निमा जी, इन केस किसी सरकार, किसी देश की सरकार ऐसा कोई प्रॉमिस कर रही है या कोई कंडीशंस वो मान रही है, पहले से तय कर चुकी है, जुडिशरी इसके अगेंस्ट जाती है, तो क्या क्या फ्यूचर में हो सकता है इस केस में? देखिए, निश्चित तौर पे कैसे कोई सरकार कह सकती है कि इसमें फांसी दी जाए और नहीं दी जाए। आपने देखा अभी सीबीआई में रेड पड़ी तो सरकार कहती है कि पहले करवाती है, फिर कहती है बंद करवाती है। तो ये यूपीए सरकार का तो ये अपना जिस तरह का काम कर रही है, तो उसमें ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वो इस तरह की अंडरटेकिंग देके आ गई। इनके सरकार ने ये चीजें अनाउंस कर दी है, तो अब अगर जुडिशरी इसके अगेंस्ट जाएगी तो इन फ्यूचर इस केस में क्या हो सकता है? नहीं, अब जुडिशरी जाएगी, अब केस, अब ये देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट ये जो अंडरटेकिंग जो सरकार ने दी है उसको किस तरीके से लेता है। ये तो सुप्रीम कोर्ट को जब बैठेंगे पूरी आगे और जांच होगी उसको लेके होता है। लेकिन बात वही है कि सरकार को किसी तरीके से कोई ना कोई रास्ता निकालना था और उनको वापस लाना था, क्योंकि उसमें उनकी खुद की, जो मैं फिर दोहराऊंगी कि सोनिया गांधी की सबसे ज्यादा फजीहत होती, और कोई कारण नहीं था। बिल्कुल होती, लेकिन इस तरीके से वापस लाना कोई सक्सेसफुल या बड़ी अचीवमेंट तो नजर नहीं आ रहा। फजल जी क्या कहेंगे आप? नहीं, एकदम नहीं, आप बहुत हास्यास्पद सी स्थिति कि आप कानून की बात एक तरफ तो कानून की बात करते हैं, न्यायालय की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप मतलब आईपीसी कुछ नहीं है, सीआरपीसी कुछ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं है, फॉरेन पॉलिसी भी आप छोड़िए, हमने देखा है भारत सरकार की फॉरेन पॉलिसी कब कैसे इधर हाल के दिनों में बहुत जिस तरह से लचर रही पिछले 8, 10, 12 सालों की, आप देखिए, चाहे वो एनडीए का शासनकाल हो या यूपीए का शासनकाल, बांग्लादेश की बात उठाई थी आगे जी ने। बांग्लादेश तो उस वक्त भी आंख दिखाता था जब एनडीए की सरकार थी बहुत। तो सारी सरकारें जो है, चूंकि एक विदेश नीति हमारी अभी बहुत स्पष्ट नहीं हो पाई, खास के पड़ोसी मुल्कों से हमारे रिश्ते बहुत मधुर नहीं रहे। देखिए, श्रीलंका आंख दिखा रहा है क्योंकि चीन का घुसपैठ वहां ज्यादा हुआ है। मालदीव जैसा देश जहां चीन, श्रीलंका के अगेंस्ट जाके तो मौका दे दिया है चीन को कि अब तुम भी मिलना चाहो तो मिल सकते हो। मालदीव में चीन का दखल ज्यादा हो गया। मालदीव जो हमारा बहुत अच्छा दोस्त रहा है कभी। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन यह है कि न्यायिक प्रक्रिया हमारी, उस न्यायिक प्रक्रिया में आप सरकार जाके कैसे कह सकती है किसी दूसरे सरकार को? और रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट, सलमान खुर्शीद कौन तय करने वाले कैसे हो सकते हैं कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट का मामला नहीं? ये तो अदालत को तय करना है, वो देखेगी, गवाह देखेगी, सबूत देखेगी। आप किसी को भी जान से मार दीजिएगा और ये कह दीजिएगा कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट का मामला नहीं है, ये तो सलमान खुर्शीद तय नहीं कर सकते, ये अदालत ही तय कर सकती है। ऐसी वजह क्या दिखती है आपकी नजर में? क्या कारण है कि सरकार बार बार इस तरीके से अपना रवैया चेंज करती है और इंडिया की जो एक छवि है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो बड़ी अलग तरीके की बनाती है? विदेशी नीति की बात करें, जो पूरे जो मसले हैं, जो हमारे पड़ोसी हैं या गैर पड़ोसी मुल्क भी जो हैं, ऐसा लगता है कि हम किसी दबाव में काम करते हैं, हम हमेशा चीजों में कॉम्प्रोमाइज करने के आदी होते जा रहे हैं। देखिए, सोवियत यूनियन के विघटन के बाद जी अमेरिका जिस ताकत के साथ उभरा है, उसका सबसे ज्यादा दबाव जो है भारतीय उपमहाद्वीप पर, भारतवर्ष पर पड़ा है। जी, जब पाकिस्तान के साथ भी हमारी जंग होती थी तो ईरान, इराक से लेकर के दसियों मुस्लिम कंट्रीज थे जो हमारे साथ खड़े होते थे। जी, इंटरनेशनल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बुलाता था पाकिस्तान अपने पक्ष में इंटरनेशनल दबाव बनाने के लिए। दसियों मुल्क हमारे साथ खड़े हो जाते थे, नहीं हम भारत के साथ है, पाकिस्तान इस्लामिक मुल्क है लेकिन हम उसके साथ नहीं है। क्या आज 2 मुल्क भी ऐसे हैं दुनिया में? हमारी इसी विदेश नीति का नतीजा है। हम इराक में स्टैंड नहीं लेते, हम ईरान में स्टैंड नहीं लेते, जो हमारे परंपरागत मित्र थे हम उनको छोड़ रहे हैं। हम यूएनओ में वो सारे रेजोल्यूशन पास कराते हैं जिसको अमेरिका चाहता है। ईरान से गैस लेने का मामला हो, कोई और चीज का मामला हो, अमेरिका विरोध करता है, हम उसको तुरंत स्वीकार करते हैं। तो जो विदेश नीति में लचरता आई है, जो अमेरिका के सामने आर्थिक हितों को हम आत्मसमर्पण कर रहे हैं, रख रहे हैं। हाँ, आप देखिए 1982 में इंदिरा गांधी नॉन अलाइंड मूवमेंट की चेयरमैन थी, और आज हमारी क्या स्थिति है? कोई भी गुटनिरपेक्ष देश हमको नेता की बात छोड़ दिए, दोस्त भी, भाई भी मानने के तैयार है क्या? तो ये गति हमने अपने आप बनाई है। कोई आज की तारीख में कोई विदेश नीति हमारी नहीं है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं इसकी बड़ी कमी है, बड़ी खामी है, और इस पर आगे भी आपके व्यूज लूंगी। फजल जी, आपको भी बिल्कुल सुनेंगे, आप शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन फिलहाल छोटी सी मजबूरी है, कमर्शियल ब्रेक जो कि बेहद जरूरी है, उसे लेते हैं और उसके बाद चर्चा जारी है।
शिक्षण संस्थान भी अब होंगे यहाँ। IIT दिल्ली का हाँ कैंपस भी होगा यहाँ। यहाँ खुलेंगे विश्व स्तर के विश्वविद्यालय, जहाँ छात्र गुणवत्ता परक शिक्षा पाएंगे। आर्किटेक्चर, लॉ और अन्य उच्च शिक्षा के कॉलेज होंगे। हरियाणा में गूंजा शिक्षा का शंखनाद है। विश्व का सबसे बड़ा एजुकेशन कैंपस है आ रहा सोनीपत राई में, जहां 1.5 लाख छात्र पढ़ेंगे पढ़ाई में। सोनिया गांधी मनमोहन सिंह की रहनुमाई में, भूपिंदर सिंह हुड्डा की अगुवाई में कर रहा तरक्की हरियाणा, छू रहा बुलंदी हरियाणा। हरियाणा मेरी शान, हरियाणा मेरी आन, हरियाणा मेरा महान। बढ़ रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। बढ़ रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। नए लक्ष्य, नए कीर्तिमान, हो रहा है आधुनिक हरियाणा का निर्माण। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। गन्ने के दामों के बारे में बात कहूँ मैं खास, अपने कार्यकाल में गन्ने का दाम चढ़ा दिया आकाश। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। जहां पिछली सरकार ने 6 वर्षों के शासनकाल के दौरान गन्ने के दामों में केवल 22 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की थी, वहीं हुड्डा सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान गन्ने के दामों में 159 रुपए की बढ़ोतरी कर इसे 276 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंचा दिया, जो देश में सर्वाधिक में से एक है। मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चालू वित्त वर्ष में एक साथ 45 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की, जो देश में सर्वाधिक है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज लाइन और हम चर्चा कर रहे हैं इसी मसले पर कि आखिरकार बैकफुट पे है कौन, इंडिया या इटली। क्या भारतीय सरकार जिस तरीके से पूरी कोशिश के बाद जो डिप्लोमेट्स है इस पूरे मामले में नौसैनिकों को वापस लाने में कामयाब रहे हैं, वो अचीवमेंट है, या उन्हें जो कहकर वापस लाया गया वो हमारी नाकामयाबी है? दरअसल इस मामले में ये बहुत साफ हो चुका है, सरकार ये अंडरटेकिंग दे चुकी है कि जो नौसैनिक हैं उन्हें फांसी की सजा नहीं होगी, गिरफ्तारी नहीं होगी, वो आराम से ट्रायल के दौरान दूतावास में रह सकते हैं और सप्ताह में महज एक बार लोकल पुलिस स्टेशन में अपनी हाजिरी लगाएंगे। क्या ऐसा ही होता? क्या हिंदुस्तान के कानून में किसी अलग इंसान को, किसी दूसरे मुल्क के इंसान को, जो कि यहाँ के कानून के हिसाब से केस अगर चल रहा है, क्या उनको ये रियायतें देने की आजादी है? ये आजादी कौन दे रहा है? सरकार दे रही है? आईपीसी, सीआरपीसी, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी जुडिशरी, आखिर कौन? दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है और कैसी सिचुएशन क्रिएट होने वाली है, इसी को लेकर हमारी चर्चा जारी है। जेडीयू से सांसद केसी त्यागी जी हमारे साथ हैं, फजल इमाम मलिक साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ हैं, और साथ ही अग्निमा दुबे हमारी पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ हैं। फजल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक से पहले, मैं चाहूंगी आप पहले अपनी बात कह लें। नहीं, मैं त्यागी जी की बात को आगे बढ़ाऊंगा। त्यागी जी अच्छा लगा कि कम से कम नेहरू जी और इंदिरा गांधी की तारीफ उन्होंने की। वैचारिक तौर पे दोनों में बहुत मतभेद है, दोनों पार्टियों में, वो जेडीयू से, वो कांग्रेस से। इंदिरा गांधी की 1971 की बात बता दे रहे हैं, चूंकि उन्होंने बहुत कही। इंदिरा गांधी की इतनी, जब 1971 में जंग हो रही थी पाकिस्तान के खिलाफ, तो ये एक बात चली थी कि अमेरिका, चूंकि अमेरिका साथ था बहुत पाकिस्तान के साथ, और एक बेड़ा उसके 7वां बेड़ा आ रहा है, चला है, तो
इंदिरा गांधी ने जिस तरह का रुख इख्तियार किया था, जिस तरह से कड़े शब्दों में अमेरिका को जवाब दिया था, वैसे लोग, वैसे प्रधानमंत्री इस देश को अब तक नहीं मिले। मुझे लगता है कि नेहरू जी से भी वो सख्त थी थोड़ा इस मामले में, और उनकी विदेश नीति और उनकी जो सोच थी, उन्होंने जिस तरह की बात कही थी, मुझे तो नहीं लगता है कि आज की तारीख में कोई ऐसा प्रधान नेता है जो इस तरह से अमेरिका को इस तरह से कड़े शब्दों में बात कह सकता है। ऐसी दमदार छवि नहीं नजर आ रही है। अग्निमा जी, आपका भी यही ख्याल है? हाँ बिल्कुल, देखिए जो ये सरकार है, या हम कहें कि पिछली सरकारें भी रही हैं, और त्यागी जी ने जैसे कहा कि जब रशिया, जो रूस है, जब बिखर गया, उसके बाद से अमेरिका एक नंबर 1 कहना चाहिए ताकत के रूप में विश्व में उभर चुका है। और यहीं पे भारत अब अपनी पोजीशनिंग जिसे करनी चाहिए कि किस तरह से अपने देश को विश्व स्तर पे आगे ले जाना है, या नेतृत्व देना है, किसको देना है, एशियन कंट्रीज को देना है या कैसे देना है, सारे चीजें उसमें वो उसकी स्पष्टता ही नहीं है। स्पष्टता ना होने के कारण वो अमेरिका को नाराज करने की स्थिति में नहीं है। छोटे मोटे मामले में जरूर वो बयानबाजी कर देते हैं और अमेरिका को कहा जाता है, लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि रशिया का जो हाथ था भारत के ऊपर, अब किसी ऐसे बड़े देश का हाथ भारत के ऊपर नहीं है। या तो यह है कि सरकार कहीं ना कहीं, या कहें कि एक मन में उनको ये रहता है कि क्या हम इतने टकराव की स्थिति में आगे बढ़ें क्या। एक जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कंट्री का, एक सरकार का, उसका अभाव इसमें दिखता है। बिल्कुल, और चीज है वंदना कि जैसे पुरलिया हथियार कांड का, वहां पुरलिया में हथियार गिराए गए थे, किम डेवी को आपने छोड़ दिया जाने के लिए, आज तक पता नहीं चला है कि रहस्य कि किन लोगों ने हथियार गिराया, कहीं क्यों छोड़ा गया। भोपाल कांड की आप बात कीजिए, आप वहां के सैकड़ों लोगों के बहुत से मामले में, वाकई में बहुत सही कहा केसी त्यागी जी ने कि लचर सी लग रही है व्यवस्था, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। केसी त्यागी जी, क्या लगता है, आपने कहा कि अमेरिका एक बड़ी पावर के रूप में एस्टेब्लिश हुआ जब से रशिया जो है वो डिवाइड हो गया, कई गणराज्य उससे निकले हैं, वाकई में अमेरिका की सहूलियत के हिसाब से काम करते हैं या अपनी सहूलियत के हिसाब से काम कर रहे हैं, या अब सच ये है कि भारत की सहूलियत उसकी सहूलियत में शामिल हो गई है? देखिए, भारत जो है अमेरिकी विदेश नीति का जो फ्रेमवर्क है उसके तहत काम करता है। अब मैं आपको 2014 का बताने वाला हूं, 2013 चल रहा है। जी जी जी। अब नाटो ने घोषणा की है कि हम अफगानिस्तान से अपनी आर्मी हटा लेंगे। जी। अब आप एक मिनट के लिए कल्पना करो कि जितने भी तालिबानी, जितने भी अलकायदा के लोग हैं, सब के सब इस समय अफगानिस्तान में हैं। जिस दिन वो वहां से हटेंगे, उनका दूसरा निशाना पाकिस्तान और कश्मीर होगा। क्या भारत सरकार की इस विषय में कोई भी नीति है? क्या उन्होंने नाटो के लोगों से बातचीत की है? क्या कभी पाकिस्तान की सरकार से ये चीजें शेयर की हैं? तो ये जो ग्लोबल पॉलिटिक्स का जो फिनोमिना है वो इतने लो लेवल पे नहीं होता। ये इतना बड़ा खतरा है कि वो जो तालिबानी नेताओं के कई बार बयान देखता हूं कि हमारा अगला निशाना कश्मीर है। तो जिस तरह का हमने अब ये बड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, क्योंकि आज माहौल उस तरह का नहीं है कि आप पाकिस्तान से बात करें। जी। लेकिन चीन के प्रधानमंत्री का ताजा बयान आया है कि जो पुराना पंचशील है उसके आधार पर हम बातचीत कर सकते हैं। अब चीन से बातचीत के लिए कहो, ड्रैगन खा जाएगा, ड्रैगन समाप्त कर देगा, ड्रैगन को देखो, ड्रैगन ने 62 में ये किया। अब एक बार आपका लैंड डिस्प्यूट हो गया मान लिया चीन के साथ, आज भारत का और चीन का नंबर 1 का पार्टनरशिप है उसकी ट्रेड की जी। और चीन की अमेरिका की भी नंबर 1 की है। तो जब अमेरिका इन सारी अमेरिका का चीन का तो इतना झगड़ा रहा, इतना आपका चीन का भी नहीं रहा, तो चीन के साथ आप फ्रेंडली हुई है। नेपाल आपका सबसे मित्रवर्ती मुल्क है, उनकी सब पार्टियों को बुला करके कि ये भी वहां पे क्या करना है। पाकिस्तान के साथ जरूर दिक्कत है, लेकिन पाकिस्तान से बातचीत से बिल्कुल केसी त्यागी जी, मुझे लगता है जो चीज आप समझ रहे हैं, बड़ी दूरदर्शिता वाली बात आपने कह दी कि सामने आने वाले खतरे बहुत हैं, उसे भापना बहुत जरूरी है, और अभी से अगर उसकी तैयारी नहीं की तो कहीं ना कहीं ऐसा ही होगा जैसे पिछले दिनों पाकिस्तान, श्रीलंका और अब इटली के मसले पर हो रहा है। मजबूर नजर आएंगे आप, डरे हुए नजर आ रहे हैं आप, खौफजदा नजर आ रहे हैं आप, अपने छोटे मोटे लाभों को लेकर इतने ज्यादा आप डर में हैं कि आप अमेरिका की सहूलियत के हिसाब से या किसी दूसरे मुल्क के हिसाब से काम करेंगे। जरूरत है सरकार इन मसलों पर बड़ी संजीदगी से सोचे, सही दिशा में सटीक तरीके से सोचे, ताकि एक सही विदेश पॉलिसी हमारे सामने हो और किसी भी देश से ऐसे कमिटमेंट हम ना करें जिन्हें भविष्य में पूरा करना मुश्किल हो। ठीक वैसे जैसे इटली वाले इस मामले में नजर आ रहा है, नौसैनिकों का भारत आना की सिर्फ बड़ी उपलब्धि नहीं है, उपलब्धि इटली की ज्यादा बड़ी नजर आ रही है, क्योंकि उसके नौसैनिकों को यहां की सरकार अपने मुतालिक ना तो सजा देना चाहती है, ना गिरफ्तार करना चाहती है, और ना फांसी जैसी किसी बात को मानना चाहती है। इसी के साथ न्यूज लाइन में फिलहाल हम लोग चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन अगले घंटे मसला होगा कुछ और, बात करेंगे वाकई में संजय जो है वो माफी के हकदार भी हैं या फिर नहीं। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज।
पेश है जादू। पापा जादूगर से बोलिए ना कि केबल के सिग्नल्स को ठीक कर दे। आ गया और देता हूँ एक आवश्यक सूचना तुम्हें और तुम्हारे केबल ऑपरेटर को। जी हाँ, सरकार ने डिजिटाइजेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है और 31 मार्च 2013 से इन 15 राज्यों के 38 शहरों में ये प्रक्रिया लागू हो रही है। इसलिए सेट टॉप बॉक्स लगाना हो गया है अनिवार्य। सेट टॉप बॉक्स से मिलेंगे डिजिटल सिग्नल्स, जिससे सभी चैनल्स की क्वालिटी होगी बेहतरीन। इसलिए आज ही अपने केबल ऑपरेटर को बुलाओ और सेट टॉप बॉक्स लगवाओ। डिजिटाइजेशन अपनाओ, ढेरों फायदे पाओ। विकास की झड़ी लगी, विकास की झड़ी, हुड्डा ने लगा दी है विकास की झड़ी। विकास की झड़ी लगी, विकास की झड़ी, हुड्डा ने लगा दी है विकास की झड़ी। भूपेंद्र सिंह ने जन जन का कल्याण किया, आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। जो हरियाणा प्रति व्यक्ति निवेश में 14वें नंबर पे था हिंदुस्तान में 2005 में, आज हिंदुस्तान में वो नंबर 1 पर है। प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 पर है। गेहूं की उत्पादकता में नंबर 1 पर है। सरसों की उत्पादकता में नंबर 1 पर है। दूध उत्पादन में बहुत आगे बढ़ा, चाहे वो कृषि का क्षेत्र है, चाहे औद्योगिक क्षेत्र है, चाहे शिक्षा का मामला है, हर क्षेत्र में हरियाणा ने विकास किया। सुनो सुनो रे सुनो सुनो रे सुनो सुनो, हमने केबल टीवी का सेट टॉप बॉक्स लगवाया और दिल डिजिटल हो गया। फैंटास्टिक पिक्चर क्वालिटी, सैकड़ों चैनलों में से अपनी पसंद के चैनल चुने, रेट कार्ड के हिसाब से पेमेंट करें। सोचोगे तो सोचते ही रह जाओगे। 31 मार्च के बाद 15 राज्यों के 38 शहरों में बिना सेटअप बॉक्स के कोई भी केबल टीवी नहीं देख पाएगा। लाखों परिवारों ने सेट टॉप बॉक्स लगवाया, अब आपका नंबर आया। सेट टॉप बॉक्स लगवाएं, डिजिटल हो जाएं। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। हो बिजली समस्या के बारे में हुड्डा ने किया विचार। 40 साल में लगा न पाई जो पिछली सरकार। हुड्डा ने लगा दिया थर्मल अपने कार्यकाल में 4 रे भैया, थर्मल लगा दिए 4 कार्यकाल में 4 रे भैया, थर्मल लगा दिए 4। बिजली किसी भी प्रदेश के विकास की धुरी है। जहां तक प्रदेश में बिजली उत्पादन का सवाल है, वर्ष 1966 से लेकर फरवरी 2005 तक 40 वर्षों के दौरान हरियाणा में बिजली का उत्पादन सिर्फ 1587 मेगावाट ही था। श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मार्च 2005 में मुख्यमंत्री का पदभार संभालते ही प्रदेश में लगभग 5000 मेगावाट बिजली और पैदा करने का लक्ष्य रखा और इस पर तेजी से काम शुरू किया। प्रदेश में वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान अब तक 3712.8 मेगावाट बिजली उत्पादन में अतिरिक्त बढ़ोतरी हुई है, जिनमें 600 मेगावाट यमुनानगर में, 1200 मेगावाट खेदड़ हिसार में, 1500 मेगावाट झाड़ली में और 1320 मेगावाट खानपुर में शामिल हैं। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान जुलाई 1999 से फरवरी 2005 तक बिजली उत्पादन में केवल 724.4 मेगावाट की वृद्धि हुई थी, जबकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान अब तक 3712.8 मेगावाट बिजली का उत्पादन करके 3 गुना से भी अधिक की बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश में इसके अतिरिक्त 250 मेगावाट बिजली अक्षय ऊर्जा से भी मिलेगी। अब हरियाणा में बिजली का कुल उत्पादन 5300 मेगावाट हो गया है। बहुत गंभीरता से सोच विचार की जरूरत है। बढ़ावा देना हमारे सिस्टम के लिए अच्छा नहीं होगा। बॉलीवुड के खलनायक को आर्म्स एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 साल की सजा मुकर्रर करती है, लेकिन नेतागिरी करने वाले नेता संजय दत्त को माफी दिए जाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन क्या संजय दत्त को माफी मिलनी चाहिए,
क्योंकि आर्म्स एक्ट का दोषी करार होना कोई छोटा मोटा जुर्म नहीं है और खासकर 20 साल पहले अवैध तरीके से AK-56 रखने के क्या मायने निकाले जाएं, ये समझना बहुत मुश्किल नहीं है। फिल्म अभिनेता संजय दत्त को मुंबई 1993 ब्लास्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिली सजा पर सियासत तेज हो चुकी है। पूर्व जस्टिस मार्कंडेय काटजू के संजय की सजा माफी पर अपील करने के बाद सहानुभूति की होड़ सी लग गई है। सभी राजनीतिक पार्टियां संजय दत्त की सजा माफी पर अपनी अपनी राय देने में जुट गई हैं। जस्टिस मार्कंडेय काटजू उच्चतम न्यायालय के एक बहुत वरिष्ठ न्यायाधीश रहे हैं और जब भी वो कोई प्रतिक्रिया देते हैं तो उनकी प्रतिक्रिया को बहुत गंभीरता से सभी लोग लेते हैं। पर ये एक न्यायिक और कानूनी मामला है और इसके जो सारे पहलू हैं उसके ऊपर बहुत गंभीरता से सोच विचार की जरूरत है। एक राय सार्वजनिक हुई है। मैं इस समय उसके ऊपर कोई अधिकृत टिप्पणी नहीं करना चाहता। मांग निश्चित रूप से बहुत लोगों की सहानुभूति है संजय दत्त की। मेरी पर्सनल सहानुभूति भी संजय दत्त के साथ है कि उनका पूरा परिवार है और काफी पहले भी वो बहुत सफर कर चुके हैं। मेरी व्यक्तिगत सहानुभूति भी, पर्सनल सिंपैथी उनके साथ है। लेकिन अल्टीमेटली इट हैज टू बी डिसाइडेड बाय द जुडिशरी। मुंबई 1993 बम ब्लास्ट मामले में संजय दत्त पर अवैध रूप से घातक हथियार रखने के जुर्म में सुप्रीम कोर्ट ने पूरे 20 साल बाद सजा सुनाई। सुबह संजय दत्त को सजा सुनाई गई और शाम को उनकी माफी के लिए आवाजें उठने लगी। कोई संजय दत्त को सजा दिए जाने पर सहानुभूति जता रहा है तो कोई सजा माफी के सख्त खिलाफ है। हमारा दल इससे सहमत है। मेरी भी महामहिम राष्ट्रपति जी से, महामहिम राज्यपाल जी से ये अपील है कि संजय दत्त जी को विशेष श्रेणी में लेकर उनको छूट दी जाए, जिससे कि वो देश के लिए कुछ कर सके। जस्टिस काटजू साहब बताते हैं कि सिने एक्टर ने एक महात्मा गांधी की रोल अदा किया है, इसलिए उनको एक राहत मिलनी चाहिए। मेरी व्यक्तिगत राय है बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि वही सिने एक्टर ने एक खलनायक की भूमिका हिंदी मूवी में भी की है। तो अगर इस तरह से किसी गुनहगार को जो बम ब्लास्ट में दोषी पाया गया है ट्रायल में, चाहे वो आर्म्स एक्ट के मुताबिक क्या हो, लेकिन दैट विल बिकम ए वेरी बैड प्रेसिडेंट और एक अनिष्ट प्रथा एक शुरू हो जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि ऐसी तरह से इसी बात को बढ़ावा देना हमारे सिस्टम के लिए अच्छा नहीं होगा। जहां एक तरफ सरकार संजय दत्त पर सहानुभूति बरतते हुए सजा में गुंजाइश की बात कर रही है, तो वहीं बीजेपी और जनता पार्टी सरकार की अपील के खिलाफ आवाज उठा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या संजू बाबा की सजा में उन्हें वाकई रियायत मिलेगी। ये रिपोर्ट चैनल वन। संजय दत्त को सजा मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, माफ कर देना चाहिए, क्या होना चाहिए, सजा कम कर देनी चाहिए, किसी और तरीके की सजा होनी चाहिए, इस चीज को लेकर बहुत चर्चा हो रही है। और एक तबका ऐसा कि जिसे लगता है कि नहीं, अब उन्हें माफी दे देनी चाहिए, जो उनका वक्त था, जो गुनाह था, उतनी सजा वो काट चुके हैं। लेकिन एक दूसरा तबका ऐसा है, उसे ये महसूस होता है कि अगर इस मामले में अब उन्हें माफी दे दी जाती है, ये 5 साल की सजा खत्म कर दी जाती है, तो इस सही मैसेज नहीं होगा, कानून की कमजोरी और कुछ खास लोगों के लिए उसका फेवरिज्म जो है वो उजागर होगा। फजल इमाम मलिक साहब हमारे साथ हैं, अग्निमा दुबे जी भी हमारे साथ हैं। फजल जी, पर्सनली ये बिल्कुल निजी तौर पर मुझे आपसे पूछना है, आपको क्या लगता है, संजय दत्त को माफी दे देनी चाहिए या नहीं? नहीं, देखिए वंदना जी, अगर कानून की बात करें, और मेरी निजी राय भी है कि अगर इस तरह का मामला है और किसी को सुप्रीम कोर्ट ने सजा दे दी है, तो मुझे लगता है कि उसको सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि संजय दत्त एक बहुत बड़ी शख्सियत हो सकते हैं, लेकिन कानून जो है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। एक गलत मैसेज, एक गलत नज़ीर फिर सबके सामने चली जाएगी, और उन्हें माफ़ी क्यों दी जाए। सवाल यह है कि 33 साल की उम्र में वो AK-56 अपने घर में रखते हैं, एक पिस्टल रखते हैं, नाजायज तरीके से रखते हैं, और इस मुल्क में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह का काम करते हैं। तो फिर तो बहुत सारे लोग होंगे जो फिर गांधीगिरी करके फिर वो कहेंगे नहीं मुझे भी, और खासकर जब सियासतदान संजय दत्त के साथ दिक्कत यह है कि संजय दत्त सियासत में बाद में आए, गुनाह पहले किया,
दूसरे लोग गुनाह पहले करते हैं, सियासत में बाद में आते हैं, तो ये सारी चीजें हैं अपनी जगह। लेकिन संजय दत्त के साथ एक गलत, चूंकि अभी आप देखिए कि सलमान खान का मामला भी सामने है। सलमान खान भी वो भी अभी बहुत चैरिटी का काम कर रहे हैं, बीइंग ह्यूमन एक ऑर्गेनाइजेशन बना के बहुत सारा काम कर रहे हैं। तो कल को अगर मामले भी उन पर है, और फिर अगर कल को फिर तो इस तरह की एक परिपाटी चल जाएगी जो हमारे लिए गलत होगी। तो ये चलन नहीं चलना चाहिए, कोई गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए, ऐसा फजल जी आपने कहा। अग्निमा जी, आपको भी लगता है कि नहीं माफ करना चाहिए, कोई और तरीका नहीं है, 5 साल जेल में काटने ही होंगे? वरना इसमें एक विषय फिर ये उभर के आता है कि जेल में सजा दी जाती है, तो उसके साथ साथ एक है कि व्यक्ति में सुधार, उसके व्यक्तित्व में अगर सुधार किया जाए और उसको दोबारा समाज में भेजा जाए जी, अच्छा एक इंसान बना के, तो एक एस्पेक्ट ये भी है जेल का। हमारे यहाँ जेल का मतलब केवल कड़ी सजा दे देना, ये एक कहते हैं कि एक अधूरा मतलब जिसे कहते हैं कि वो रहता है, क्योंकि व्यक्ति जब वो जेल में से समाज में जाता है तो उसको स्वीकार्यता नहीं होती और उसको ये रहता और बुरा बन के बाहर निकलता है जेल से। तो एक हम कहें कि सिस्टम में ये देखना होगा कि किस तरह के अपराधियों को आप ठीक से अच्छे से समाज में दोबारा उनको स्थापित कर सकते हैं, तो ये एक अलग मुद्दा है। तो मैं अभी हाल ही में पढ़ रही थी कि हिमाचल में एक जेल है जिसमें जो कैदी हैं वो रोज शहर जाते हैं, वहाँ काम करते हैं बिल्कुल स्वतंत्र रूप से, और शाम को वापस अपने आते हैं और जेल में रहते हैं। तो इस तरह की भी एक कोशिश चल रही है। इस बीच वो कैदी भागते नहीं है, भागने की कोशिश नहीं की आज तक किसी? एक कोशिश हुई इतने सालों में, लेकिन वो बाद में पकड़ा गया, लेकिन उसके बाद ऐसा कोई मामला नहीं इस तरह का आया। अच्छा, मतलब वो नियमित रूप से जाते हैं और रात को आके जेल में रहते हैं। हाँ, तो ये कोशिश हो सकती है कि किस तरह के अपराधियों को एक सुधार का मतलब, जिसे फिर कहते हैं कि ये पूरे सिस्टम को ही जो है जेल सुधार की वो वाली बात भी एक छिड़ती है। अग्निमा जी, सबसे बड़े सवाल है, ये काटजू जी जिस मसले को उठा रहे हैं, इस मुल्क में कम से कम 30-40% ऐसे लोग जेलों में बंद होंगे जो किसी छोटी मोटी चोरी में गए होंगे, और आज इन सालों से वो जेल में बंद है, उनका कोई पुरसा हाल नहीं पूछने वाला। तो काटजू जी को तो पहले इस मसले को उठाना चाहिए। लेकिन फजल जी आपकी बात जायज है। आप मुझे देखिए, अमूमन घरों में भी हम लोग देखते हैं ऐसा ही होता है, कोई बच्चा कोई बदमाशी करता है, कोई चोरी करता है, झूठ बोलता है, कुछ होता है, तो माँ सबसे पहले उसको पनिशमेंट देती है। वो कहती है कि या तो 2 चांटे पड़ेंगे तुम्हें, नहीं तो आज ये नहीं मिलेगा, आज वो नहीं मिलेगा, अब जिद मत करना, तमाम तरीके की चीजें। उसके पीछे एक सोच होती है, एक मकसद होता है कि इसमें सुधार हो जाए, शायद ये डर जाए, दोबारा नहीं करे, या जो भी इस तरीके का सिचुएशन है। कानून की भी कुछ ऐसी ही स्थिति है, उसकी पूरी कोशिश है कि सजा से सुधार हो। संजय दत्त के मामले में आपको नहीं लगता कि 20 साल में, पिछले 20 सालों में एक इंसिडेंट उनकी लाइफ का उनकी पूरी फैमिली पे बहुत भारी पड़ा? 18 महीने वो जेल में भी रह गए, अब फिर 20 साल बाद 5 साल की सजा वो काटेंगे। इस 20 साल में कोई गलत काम, कोई गलती नहीं हुई, तो सुधार जहां होना था वो तो हो ही चुका। नहीं, 3.5 साल का सजा काटना होना, लेकिन अब देखिए क्या सुधार हुई है ये हम लोग नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जिस माहौल में रहते हैं, जिस तरह की चीजें उनके सामने हैं, सुधारना उन्हें। लेकिन 20 साल में कोई फिल्म आई थी बहुत पहले, काम करने का उन पर आरोप नहीं लगा। ठीक है, वो सारी चीजें उस तरह का, चूंकि उन पे कोई गंभीर आरोप, ये इस तरह का वो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल नहीं रहे, उन पर आर्म्स एक्ट का आरोप है। मैं ये नहीं मानता कि उस पूरी जो मुंबई में घटना घटी, आतंकवादी घटना, उसमें उनकी कोई बड़ी भूमिका रही, एकदम नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन उन्होंने क्राइम तो किया, और क्राइम ये क्या कि एक 56 जैसे हथियार अपने घर में रखे, ये बड़ा क्राइम था हम लोगों के नजरिए से। तो अगर आप इसे जिस तरह से अग्निमा जी बात कर रही थी कि बहुत पहले एक फिल्म आई थी दुश्मन, जिसमें राजेश खन्ना एक हत्या हो जाती है, एक्सीडेंट में एक मारा जाता, तो सजा के तौर पे उन्हें क्या किया जाता है कि उस परिवार को पालना पड़ता है। वो वहां जाते तो ये इस तरह की अगर व्यवस्था हमारे यहाँ बनती है, अभी है नहीं ऐसी कि किसी रिमोट गांव में। जी, मेरे ख्याल से आपके साथ बहुत से लोग सहमति जता रहे हैं कि हमारे पीसीआर के स्टाफ में हमारे प्रोड्यूसर मौजूद हैं, उनको ये लगता है कि जो आप बात कर रहे हैं काफी हद तक जायज है, क्योंकि वो 33 उस वक्त उनका एज था, अंडरवर्ल्ड से उनके रिलेशन थे, तभी वो लोग उन तक पहुंचे होंगे, तभी हथियारों का लेन देन या छुपाने की जो भी बात हुई हो। लेकिन आपको लगता है कि वाकई में इस 5 साल की सजा का कोई मतलब होगा ये उनके परिवार के लिए, उनके अपनों के लिए, उनके साथ काम करने वालों के लिए, क्योंकि इंडस्ट्री के 250 करोड़ रुपए भी दांव पर लगे? नहीं, देखिए इंडस्ट्री का क्या लगा क्या नहीं लगा ये बहुत माने नहीं रखते, ठीक है आप। और ऐसा नहीं है कि संजय दत्त का कैरियर बहुत उछाल पर, उनकी साल में 1 आध फिल्में आती हैं, वो भी बहुत किस तरह की फिल्में आती, उसी तरह की फिल्में आती। उसके बाद आप देखिए अगर उस घटना के बाद तो ज्यादातर उसी तरह की फिल्में करते रहे हैं। तो ये एकदम अलग मुद्दा है कि 250 करोड़ के लिए किसी मुजरिम को अगर लेकिन आपकी बातें इतनी जायज है अग्निमा जी, तो आप जरा मुझे समझाएं कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं अलग अलग, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, बीजेपी के भी कुछ लीडर्स हैं, दूसरी पार्टीज जो हैं, वो क्यों इस बात की पुरजोर वकालत कर रही है कि नहीं माफी हो जानी चाहिए? और सबसे बड़ी बात, काटजू साहब खुद जस्टिस हैं,
वो क्यों ये कह रहे हैं कि राज्यपाल को उन्हें माफ कर देना चाहिए। 161 जो अनुच्छेद है वो इस बात की तस्दीक करता है। उन्होंने एक केस का रेफरेंस भी दिया। उन्होंने केस का रेफरेंस भी दिया, तो ऐसा पहले हो चुका है कि ऐसे मामले में किसी को माफ किया गया। एक हत्या के मामले में किसी को माफी मिल चुकी है। तो काटजू साहब खुद पता नहीं किन वजहों से कह रहे हैं, लेकिन आपने अग्निमा जी से सवाल किया तो अग्निमा जी पहले इसको बता। जी अग्निमा जी आपसे ही मेरा ये देखिए, पॉलिटिशियन तो इसलिए साथ में खड़े हो रहे हैं कि उनके पिताजी जो थे सुनील दत्त वो राजनीति में रहे, अभी प्रिया दत्त है, तो एक कहते हैं कि कौम साथ में, या जिसे कहें कि एक मिल जाते हैं साथ में, तो उस सुर में उनके सुर को देखा जा सकता है। और हाल ही में पॉलिटिशियन भी बहुत जेल में जा रहे हैं, तो ये भी अपने भविष्य में जेल में जाएंगे, फिर कहेंगे हम में सुधार हो गया है, तो छूटने की एक गुंजाइश शायद रास्ता बना रहे होंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि संजय दत्त की जो सजा है बाकी, उसको एक मिसाल के रूप में भी देखा जा सकता है। मैं ये कह सकती हूँ कि वो भानुमति का पिटारा खुलेगा तो बहुत सारी चीजें खुल जाएंगी, सलमान खान का आप जैसे कह रहे हैं, और भी इस तरह के मसले हैं। लेकिन अगर हम एक शुरुआत करें कि दूसरे तरीके से संजय दत्त को या और भी इनसे संबंधित इस तरह के केसेस में ये सजा दी जाए कि आप कुछ काम आप उनको दीजिए, जिम्मेदारी दीजिए, उसको पूरा करें जेल में एक सजा के तौर पे, लेकिन उनके सकारात्मक रूप में उनको वो करा जाए, तो एक नई शुरुआत भी हो सकती है इससे। क्योंकि है नहीं अभी ये व्यवस्था हमारे यहाँ है नहीं इस तरह की, एक बहुत फंटासी या एक बहुत नहीं ऐसा हो रहा है बहुत जगह हो रहा है। हिमाचल की जेल का जो अग्निमा जी रेफरेंस दे रहे हैं वो वाकई में एक फंटासी की ही अभी आप रच सकते हैं इस तरह की, या इस तरह की व्यवस्था बना सकते हैं किसी रिमोट गाँव में उनको भेज दिया जाए 3.5 साल, वहां जाके वो सेवा करे, वहां रहे, तो ये कभी एक कल्पना हो सकता है। लेकिन चूंकि हमारी कानूनी जो प्रक्रिया है उसमें इस तरह की कोई व्यवस्था है। देखिए, शुरुआत तो कहीं से होनी चाहिए। मेरा मानना है कि ये व्यवस्था हमारे जेलों में आपने देखा किस तरह से तिहाड़ जेल में कितने कैदी मतलब होने चाहिए, उसके डबल ट्रिपल कैदी भरे हुए, तो इससे तो बेहतर है कि उनका सुधार के लिए कुछ किया जाए अपना उनका, तो ये रिफॉर्म्स बिल्कुल बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं। बात ये है कि इस तरह के रिफॉर्म्स होने चाहिए, लेकिन पहले उन कैदियों इस देश में, जैसे मैंने कहा कि हम ये नहीं कह रहे कि इनकी शुरुआत संजय दत्त से कर दीजिए, लेकिन वाकई में इसकी जरूरत है रिफॉर्म, क्योंकि आप जुर्म से ज्यादा जरूरी है कि जो आप उसको उसकी जुर्म को आप दबाइए नहीं। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि इस मुल्क में इतने ऐसे लोग हैं जिनका कोई पूछने वाला नहीं है। काटजू साहब में ठीक है संजय दत्त को आप, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। गरीब लोग जेल में सड़ रहे हैं, सालों से सड़ रहे हैं, कोई पूछने वाले, उनको भी पहले उनकी सुध भी लेनी चाहिए। और कौन लेगा? काटजू जी आज हैं, काटजू जज रह चुके हैं, उनको भी पता होता है कि कौन लोग। लेकिन काटजू जी की अपील से ही सबसे ज्यादा हैरत हुई है, क्योंकि वो जस्टिस है, वो कानून को समझते हैं, जानते हैं, कुछ तो तर्क उन्होंने जरूर इसका लगाया। पता नहीं किन कारणों से क्या काटजू जी फैन हो संजय दत्त की फिल्मों के, ये भी हो सकता है, क्योंकि बहुत जो रिएक्शन जैसे कह रहे हैं कि हम व्यक्तिगत तौर पे देखें तो हम लोगों का भी सॉफ्ट है कि भाई उनको ऐसी चीज जिम्मेदारी दी जाए ताकि वो सुधर जाए। रिएक्शन आया उनका, बहुत अचानक वो रिएक्शन नहीं है कि सबसे पहले शायद वही शख्स थे, उन्होंने सबसे पहले इस बात को कहा कि उन्हें माफी मिलनी चाहिए, क्योंकि वो जैसे सलमान खान की तरह अराजक कभी संजय दत्त मेरे को लगता है कहीं दिखे नहीं ना सड़कों पे, नहीं मैं एक व्यक्तिगत पर्सनैलिटी का बता रही हूँ, कहीं मारते पीटते नहीं दिखे संजय दत्त किसी को। तो एक था उनका कि उन्होंने वो जो एक फेस था उससे बाहर निकले। फिर तो गोविंदा का मामला है जिसमें नहीं वही मैं कह रही हूँ, लेकिन नजीर नहीं बननी चाहिए। ठीक है कि एक मामला इस तरह। बदल जी, आप इस चीज से सहमत होंगे कि 5 साल की सजा देने से अच्छा है कुछ वैकल्पिक हो, सजा भी हो और उसमें कुछ मतलब कुछ तो कहीं सुधार की गुंजाइश रहे, जैसा आपने कहा कि कहीं रिमोट एरिया में उनको भेज दिया जाए, ये विकल्प तो ज्यादा बेहतर है। ज्यादा बेहतर है, किया जाना चाहिए। इस तरह से जो कानून बनाते हैं उसको इस तरह की व्यवस्था पे बातचीत करनी। कई बार हो चुका है, कई बार ऐसा हो चुका है कि छोटी मोटी गलतियों में जजों ने ट्रैफिक का जिम्मेदारी संभालने को दे दिया या झाड़ू लगाने का काम कर दिया। ये छोटे मोटे इस तरह से कई मामले आए हैं जो हमारे। लेकिन आपको लगता है कि आर्म्स एक्ट जैसे किसी मामले में इस तरीके की रियायत नहीं हुई है अभी तक, तो हम लोगों ने इस तरह का देखा नहीं। निजी तौर पर आप ये महसूस करते हैं कि होनी चाहिए या नहीं? नहीं, होना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए फिर ये है कि गलत मैसेज जाएगा। और जिस तरह की अग्निमा जी ने बात की कि इस मुल्क में सियासतदानों का जो रुतबा है, फिर उस सियासतदान इसका फायदा बहुत उठा सकते हैं। इस एक नज़ीर को देखकर। इसके पीछे आप दोनों से ही मेरा ये सवाल है, इसके पीछे आप लोगों को क्या कारण नजर आता है कि पॉलिटिकल जो हमारी लॉबी है वो पुरजोर तरीके से, मतलब ऐसा शायद पहले कभी किसी मामले में हमने देखा नहीं कि कांग्रेस भी खड़ी हो जाए और कह दे कि माफ कर दो, उधर सपा खड़ी हो जाए, बसपा खड़ी हो जाए, सब एक सुर में कह रहे हैं कि माफ कर दो।
नहीं, समाजवादी पार्टी का तो समाजवादी पार्टी से उनका ताल्लुक हाँ, रहा था, तो एक हो सकता है बीजेपी ने जरूर थोड़ा सा इस पे बलबीर पुंछ ने ही सिर्फ नाराजगी जो है अपनी जाहिर की है, बीजेपी के दूसरे नेता भी इस स्वामी बात ने पे- तो बोला है कि अगर ऐसा होगा तो वो शायद फिर कोर्ट में भी खुद जा नहीं, सकते जाहिर है, हैं। एकदम सुब्रमण्यम कई लोग स्वामी जा ने सकते कहा है हैं। कि ये नजीर यह है कि गरीब के बेटे की आपको चिंता नहीं है, जो जेल में बंद है, एक जो इतना है उसको आप वो कर रहे हैं, तो ये सुब्रमण्यम स्वामी तो कह रहे हैं मैं कोर्ट में चला जाऊंगा अगर मैं उसको- दो घटना की बात करता हूं, चूंकि हमारी न्यायिक प्रक्रिया से भी जुड़ी हुई। संजय पासवान एनडीए सरकार में मंत्री थे, उन्होंने वाकया सुनाया था मुझे कि दो केसेस बिहार के ऐसे सामने आए जिसमें उसने एक 3.5 किलो लोहा चुराया था, एक शख्स ने, दूसरे शख्स ने एक गोभी चुराई थी, और जेल में वो सालों से बंद था, उसकी सारी फाइलें गायब कर दी गई थी, क्योंकि जेल के अधिकारी ही नहीं, जो जेल के कैदी थे, जो वहां जो दादागिरी करते थे, वो उससे सारा काम लेते थे। तो इस तरह के कई मामले हैं जो बरसों से पड़े हुए हैं, जो चोरी के मामले में, या बेकसूर बहुत सारे लोग इस मुल्क में ट्रायल चल रहे हैं, वो ट्रायल चल रहे हैं, सालों सालों ट्रायल। तो इन मामलों को भी काटजू जी अगर उठाते और उसके बाद संजय दत्त का मामला लाते, तो मुझे लगता है कि एक पूरी उस न्यायिक प्रक्रिया को बदलने की बात कह रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि इस तरह के मामले, जी आपको नहीं लगता कि किसी भी मामले में हम अक्सर कहते हैं कि न्याय अगर देरी से हुआ, अग्निमा जी शायद आप भी इस बात से सहमत होंगी, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। 1993 में कुछ हुआ, आप 94 में सजा देते तो शायद उस आदमी को पछतावा होता। आप 20 साल में, जब उसकी जिंदगी की पूरी सूरत बदल गई है, पूरी सीरत उसकी बदल गई है, 20 साल बाद आप उसे 5 साल की पनिशमेंट देते हैं, कुछ फायदा है इन चीजों का? नहीं, देखिए, सजा तो जब भी मिलती है कहीं ना कहीं गुनाह चूंकि उसका पीछा आदमी को छोड़ता है। आप भी अगर देखिए, कभी हम लोग कुछ गलती किसी को कर देते हैं, किसी को कुछ बोल देते हैं, तो वो हमें पछतावा होता रहता है, और साल दर साल जब तक उससे कभी माफी नहीं मांग लेते। तो गुनाह, दरअसल गुनाह जब भी हुआ, देर हुई इस केस में, लेकिन इसकी कई वजह रही, क्योंकि ये पहली बार ऐसा एक बड़ा मामला है, पहली बार इस देश में, और मुझे लगता है कि दुनिया में भी सीरियल ब्लास्ट हुए होंगे, और ये जहां से आतंकवादी गतिविधियों की शुरुआत हुई, हमारी पुलिस तैयार नहीं थी, हमारा जो सिस्टम वो इस तरह के मामलों को देखने में तैयार नहीं थी, और जो लोग इसके मामले में शामिल थे वो विदेश भाग गए थे। तो इसकी एक बड़ी वजह देर हुई, लेकिन देर होने से मामला बहुत कुछ पेचीदा भी हो जाता है, और फिर आप देखिए एक पीढ़ी जो है जवान से बूढ़ी हो जाती है, कई लोग मर भी गए इस मामले में। तो इस तरह की चीजें, कानूनी प्रक्रिया को जितनी जल्दी से जल्दी पूरी करनी चाहिए, उससे न्याय भी मिलता है और दूसरे लोगों को इबरत भी मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। अग्निमा जी, फिलहाल आपको क्या लग रहा है, मतलब इस तरह के मामलों में आपने कहा कि कुछ वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए, और निजी तौर पर संजय दत्त ऐसे तमाम मामलों में मकसद जो है वो पूरा होना चाहिए सुधार का, लेकिन हमें फिलहाल ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि इस 5 साल में कुछ बदल जाएगा या वाकई कुछ होगा। अगर कुछ हो सकता है तो शायद उनकी जिंदगी में, उनसे जुड़े हुए लोगों की जिंदगी में खराब हो सकता है, अच्छा किसी का नहीं हो सकता है। ऐसी सजाएं कोई मकसद हल करेंगी ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन फिलहाल कोर्ट का फैसला क्या, और कोर्ट के फैसले पर कुछ नहीं कहा जा सकता, ये कोर्ट की अवमानना होगी और ऐसा हम कतई नहीं करना चाहते। लेकिन वाकई में वो माफी के हकदार हैं या नहीं, इस बात को लेकर हमारी चर्चा जारी है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अब एक बड़ी लॉबी, एक बड़ा तबका ऐसा है जो चाहता है कि संजय दत्त को माफ कर दिया जाए। आपको क्या लगता है कि संजय दत्त को माफ करने की बात सिर्फ इमोशनली हो रही है? सॉफ्ट लोगों के दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है उनकी मूवीज को लेकर, उनकी फैन फॉलोइंग है, खासकर कि मुन्ना भाई पिछले दिनों जैसे आई गांधीगिरी को लेकर जो मूवीज की, इस वजह से वो कह रहे हैं, उनके पास इसका कोई तर्क नहीं है। नहीं, बिल्कुल रीजन वही है कि वो जिस तरह के अभिनेता हैं और उनकी जो फिल्में आपने जिक्र किया, उनके कारण वो बहुत पॉपुलर हुए, और वो जो एक इमेज उनकी काफी अच्छी उससे बनी, और उन्होंने, मेरे को लगता है कि वो जो घटना इनके साथ घटी या उन्होंने जो गलतियां करी, संजय दत्त ड्रग्स भी लेते थे, और हो सकता है कि वो जिस गलत उसमें लोगों में फंस गए, तो उसके बाद से उनकी जो रही, उन्होंने सीख ली, जब वो जेल गए उसके बाद सीख ली और सुधारा उन्होंने। जब सुधारा है तो कहीं ना कहीं कोर्ट ने 1 साल की सजा जरूर उनकी कम कर दी है। तो मेरा अपना व्यक्तिगत ये मानना है कि इस तरह के केसेस में, अब संजय दत्त से शुरुआत हो, मैं तो घूम फिर के वही कहूंगी कि आप में जो है वो सुधार का बनाना चाहिए। अब 3 साल बाद वो केस मानसिकता से वापस आएंगे, तो आप उनको सजा भी दे रहे हैं, लेकिन उस सजा के मायने क्या हैं, मतलब क्या मायने रह जाते हैं उस सजा के? एक मैसेज जरूर जाएगा कि आपको ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए, आप चाहे कितने बड़े हों या छोटे हों। मुझे तो ये लग रहा है कि संजय दत्त को ये महसूस होता होगा कि मैं शायद इतना हाई प्रोफाइल में मेरा परिवार नहीं होता तो शायद मैं अभी बाहर होता। हाँ, शायद हो सकता है ये भी महसूस हो रहा। फजल जी, लेकिन आपको लगता है कि 5 साल बाद बहुत कुछ बदल जाएगा? बेशक इससे बहुत ज्यादा फायदा नजर नहीं आ रहा किसी को भी, मुझे नहीं लगता कि उनकी सजा से फायदा होगा। कुछ लोग जरूर राहत महसूस करेंगे कि हाँ, जिन्होंने अपने को खोया है, जो जानते हैं कि
12 मार्च 1993 का दिन जो था वो उनकी जिंदगी से कभी मिटने वाला नहीं है, उनकी यादों से, उनके जहन से मिटने वाला नहीं है। उन्हें जरूर कहीं ना कहीं ये चीजें थोड़ा सा उनकी तकलीफ को कम करने में शायद काम कर सकें। लेकिन आपको वाकई लगता है 5 साल बाद जब संजय बाहर आएंगे, 3 साल बाद, माफ कीजिए 3.5 साल बाद, क्योंकि 18 महीने की जेल वो पहले ही काट चुके हैं, तो जब वो 3.5 साल बाद बाहर आएंगे तो उनकी जिंदगी, आपको नहीं लगता बहुत कुछ ऐसी हो जाएगी, बहुत अजीब सा होगा उनके लिए वो माहौल? क्योंकि 20 साल में उन्होंने सब कुछ ठीक किया, तमाम गलतियां ठीक करने की कोशिश की, कोई उन पर गैर कानूनी काम करने का आरोप नहीं लगा, कहीं कोई इस तरीके का मामला सामने नहीं आया, जैसा अग्निमा जी जिक्र कर रहे हैं कि उनकी छवि भी इन 20 सालों में काफी सुधरी है, काफी ठीक हुई है और बहुत सही से उन्होंने अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट किया है। इससे उनकी पुरानी गलती कम नहीं हो जाती। लेकिन मेरा सवाल यह है कि 5 साल बाद ऐसा नहीं होगा कि वो किसी और मानसिकता के साथ बाहर आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मुझे लगता है कि वो जाएंगे, जब 3.5 साल का वक्फा वो गुजार के आएंगे तो हो सकता है कि एक बदले हुए संजय दत्त को हम देखें। अभी ये सब एक फंटेसी ही है, एक कल्पना हम कर सकते हैं। अग्निमा जी ने जिस बात को कहा था कि किसी बड़े घर के या सेलिब्रिटी इस वजह से उन पर ज्यादा, मुझे लगता है कि मैं इसका ठीक उल्टा मानता हूँ। अगर बड़े घर के नहीं होते, इतने सेलिब्रिटी नहीं होते तो आज इतने लोग इनके सामने नहीं आते इनके बचाव में कि इनकी सजा माफ कर दी जाए। कोई छोटे घर का आदमी होता तो शायद कोई कहने वाला भी नहीं होता कि इनकी सजा को माफ कर दी जाए। हाई प्रोफाइल मामले होते हैं ना, तो उसमें अगर कोई गुंजाइश भी होती है कुछ राहत देने की तो वो बहुत कम हो जाती है। अगर हाई प्रोफाइल मामला, हाई प्रोफाइल सलमान खान का भी हाई प्रोफाइल मामला नहीं होता, तो संजय दत्त के न तो काटजू आते बयान देने के लिए, न राजीव शुक्ला आते, न दूसरे सियासी दल आते, बल्कि वो तो मामला ही दब जाता है क्योंकि किसी छोटे आदमी का मामला था। आप देखिए कि छोटे आदमी के मामले को लेके इस देश में कानून का इम्प्लीमेंट दूसरे तरीके से होता है, बड़े लोगों का इम्प्लीमेंट दूसरे से होता है। वकीलों की फौज लग जाती है। आप देखिए नंदा का मामला, वो मार देता है लोगों को और वकीलों की फौज लग जाती है। तो इस तरह के मामले हमारे यहाँ आते, चूंकि एक हाई प्रोफाइल मामला है, इसलिए काटजू जी ने भी बयान दे दिया कि भाई संजय, ठीक है, संजय दत्त का व्यवहार इन 20 सालों में बहुत कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन जो जुर्म किया है उससे किसी को इनकार नहीं, और किसी को इनकार नहीं है। कानून सबके लिए समान है, सबके लिए बराबर है। अगर गुनाह किया है तो सजा मिलेगी, वो आज मिले, 10 साल बाद मिले या कभी भी मिले, मिलेगी जरूर। लेकिन सजा का मकसद हमेशा सुधार होता है। अगर ऐसा कुछ हो सकता है इन 3.5 सालों में भी या आगे भी किसी के भी साथ, संजय दत्त हो या फिर कोई आम नागरिक, तो ये बहुत बेहतर होगा। लेकिन सरकारों को, हमारे सिस्टम को इस पर विचार करना होगा कि आखिरकार सजा अगर दी जा रही है तो किस मकसद से दी जा रही है और क्या वो मकसद इस तरह की सजा से पूरा होता भी है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ न्यूज़ 9 में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज़। बहुत गंभीरता से सोच विचार की जरूरत है। बढ़ावा देना हमारे सिस्टम के लिए अच्छा नहीं होगा। कई एकड़ की फर्द पे पहले ट्रैक्टर कर्जा मिलता था, इतनी जमीन रहन रखने पर दिल किसान का जलता था। ट्रैक्टर का कर्जा लेने वालों, हुड्डा जी का सुनो ऐलान, एकड़ से भी कम फर्द के बदले ट्रैक्टर कर्जे का फरमान। ट्रैक्टर का कर्जा लेने वालों, हुड्डा जी का सुनो ऐलान। हरियाणा के किसान ट्रैक्टर खरीदने के लिए पहले जहां कई एकड़ तक जमीन बैंकों में गिरवी रखते थे, वहीं अब हरियाणा सरकार द्वारा लिए गए क्रांतिकारी फैसले के अनुरूप एक किसान को ट्रैक्टर खरीदने के लिए ट्रैक्टर मूल्य के समान से 1.5 गुना यानी 1 एकड़ से भी कम भूमि गिरवी रखने पर भी ट्रैक्टर ऋण आसानी से मिल सकेगा। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए, और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना।
पेश है जादू। पापा जादूगर से बोलिए ना कि केबल के सिग्नल्स को ठीक कर दे। आ गया और देता हूँ एक आवश्यक सूचना तुम्हें और तुम्हारे केबल ऑपरेटर को। जी हाँ, सरकार ने डिजिटाइजेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है और 31 मार्च 2013 से इन 15 राज्यों के 38 शहरों में ये प्रक्रिया लागू हो रही है। इसलिए सेट टॉप बॉक्स लगाना हो गया है अनिवार्य। सेट टॉप बॉक्स से मिलेंगे डिजिटल सिग्नल्स, जिससे सभी चैनल्स की क्वालिटी होगी बेहतरीन। इसलिए आज ही अपने केबल ऑपरेटर को बुलाओ और सेट टॉप बॉक्स लगवाओ। डिजिटाइजेशन अपनाओ, ढेरों फायदे पाओ। नर्मदा, शिप्रा या बस्तर का विस्तार, सांची का स्तूप हो या महाकाल का दरबार, भोज का भोपाल हो या हो खजुराहो का शिल्प, हम हैं भारत के हृदय प्रदेश। यहाँ क्या कुछ हो रहा है विशेष, देखिए MPCG विशेष, सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। सुनो सुनो रे सुनो सुनो रे सुनो सुनो। हमने केबल टीवी का सेट टॉप बॉक्स लगवाया और दिल डिजिटल हो गया। फैंटास्टिक पिक्चर क्वालिटी, सैकड़ों चैनलों में से अपनी पसंद के चैनल चुने, रेट कार्ड के हिसाब से पेमेंट करें। सोचोगे तो सोचते ही रह जाओगे। 31 मार्च के बाद 15 राज्यों के 38 शहरों में बिना सेटअप बॉक्स के कोई भी केबल टीवी नहीं देख पाएगा। लाखों परिवारों ने सेट टॉप बॉक्स लगवाया, अब आपका नंबर आया। सेट टॉप बॉक्स लगवाएं, डिजिटल हो जाएं। तालीम, रोजगार, तरबियत,